26 जनवरी, जिसे एक समय हम स्वतंत्रता दिवस कहते थे, वह दिन अब बन चुका था एक गणतंत्र या रिपब्लिक डे। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र जहां पर लोगों का तंत्र हो, गण मतलब लोग और तंत्र मतलब शासन या सिस्टम। भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र है। परेशान मत होइए, मैं यहाँ पे समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 1946 की, जब भारत का संविधान लिखना शुरू किया जाने लगा और हमने गणतंत्र को स्वीकार किया। अब आपको ये लग रहा होगा कि हम तो आजाद हुए 47 में और गणतंत्र मना रहे हैं 50 से। तो इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हम अभी तक गणतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे थे? आज की वीडियो में इसी की कहानी सुनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिक्स की पाठशाला। दोस्तों, अगर हम विश्व इतिहास को देखें तो गणतंत्र का अगर कहीं पर पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है तो वह भारत है। महाजनपद के समय से ही भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था की हमें कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। वज्जी और मल्ल दो गणतंत्र माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप महाभारत को देखेंगे तो वहां पर भी कई ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पर गणतंत्र की व्यवस्था चली आ रही थी। मतलब वहां पर लोगों का शासन था और लोग अपने राष्ट्राध्यक्ष को खुद ही चुना करते थे। समय के साथ भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। 1191-1192 तराइन का युद्ध। मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से हराया। अब भारत गुलामी की जंजीरों में जाने लगा। पहले सल्तनत काल आया, इसमें पहला था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। लोधी के रूप में अफगान थे, लेकिन बाद में काबुल की तरफ से आया एक और उज्बेकिस्तानी, उसका नाम था बाबर। 1526 बैटल ऑफ पानीपत, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है। 1757 प्लासी का युद्ध, फिर से धोखा मिला और भारत गुलाम बनता है ब्रिटिशर्स का। पुर्तगीज, फ्रेंच और डच अंग्रेजों से हार कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर अपनी सत्ता स्थापित करी और भारत में एक ऐसे शासन की व्यवस्था हुई जिसे हम कहते हैं कोलोनाइजेशन। अब भारत अंग्रेजी हुकूमत के अनुसार चल रहा था। अब भारत में लोकतंत्र की बात नहीं होती थी, भारत में राजतंत्र की बात होती थी। भारत को कंट्रोल किया जा रहा था ब्रिटेन के द्वारा। रानी का शासन 1857 की क्रांति के बाद यहां पर शुरू होता है और भारत संपूर्ण रूप से अब एक राजतंत्र वाला देश बन चुका था। ऐसे में लोकतंत्र की प्रक्रिया शुरू कहां से हुई, इसके लिए हमें थोड़ा सा और बात की तरफ चलना पड़ेगा। 1905 जब बंगाल विभाजन की बात कही गई और पहली बार देश ने एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जो कि राष्ट्र के रूप में हमें दिखाई दिया, इसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। हम पूर्ण रूप से यहां पे सफल नहीं हुए, लेकिन फिर भी इस आंदोलन ने भारतीय समाज के सामने एक उदाहरण रख दिया कि हम एक देश के रूप में अब आगे बढ़ पाएंगे, एक राष्ट्र बन पाएंगे। भारत ने 1920, 1930 और 1942 3 बड़े आंदोलन किए। इसमें नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस और क्विट इंडिया मूवमेंट शामिल था। और इसके बीच के दौर को भरा हमारे क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर, जहां पर सचिन नाथ सान्याल, बरींद्र घोष, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे अनगिनत नाम थे जिन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया। भारत अब आजादी की ओर बढ़ रहा था। कांग्रेस इसे लेकर आगे बढ़ रही थी। गांधी इसका चेहरा बने हुए थे। 1947 का दिन आता है। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, लेकिन इस आजादी में भी अभी भी राजतंत्र की महक आ रही थी। भारत अभी
डोमिनियन बना था, ना कि एक संप्रभु राष्ट्र बना था। भारत की सत्ता पर अभी भी रानी का हस्ताक्षर हो रहा है। अगर आप भारतीय टाइमलाइन को 15 अगस्त 1947 के अनुसार बांटेंगे तो टाइमलाइन कुछ ऐसी बनेगी कि 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक पूर्ण रूपेण राजतंत्र है, वहीं पर 15 अगस्त से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन है और 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणतांत्रिक देश है। जब हम राजतंत्र की बात करते हैं तो यहां पर देश की सत्ता का नियंत्रण राजा के हाथ पर होता है और भारत उस दौर में ब्रिटेन की महारानी के माध्यम से संचालित होता था। लेकिन जब हम बात करते हैं डोमिनियन की, तो उस दौर में देश की सत्ता तो देश के व्यक्तियों के हाथ में होती है, लेकिन इस सत्ता पर जो अधिकार है, जो नियंत्रण है, वह होता है राजतंत्र का। जैसे कि भारत 1947 से 1950 के बीच में था। सत्ता तो हमारे पास है, पर नियंत्रण अभी भी रानी का है। हम भारत के रूप में अभी भी फैसले लेने के लिए संप्रभु नहीं हो पाए हैं। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 आता है तो भारत एक गणतंत्र बनता है। अब भारत की सत्ता भारत के हाथ में है। वीडियो की शुरुआत अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कहा था भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र है। मतलब अब भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अब भारत किसी और देश पर आधारित नहीं है। हमारे फैसले हमारे अनुसार लिए जाएंगे, हमारी जनता के अनुसार लिए जाएंगे। ऐसे में 26 जनवरी का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, फिर भी हमने उस दिन को नहीं अभी तक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में माना। कारण है 1929 का वह ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के किनारे कांग्रेस के अधिवेशन में हमने पहली बार स्वीकार किया कि 26 जनवरी 1930 से हर वर्ष हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, और पूर्ण स्वराज का नारा कांग्रेस ने उस दौर पे लिया था। परेशान मत होइए, कांग्रेस के पीछे दबाव था, और वह दबाव किसका था? हमारे क्रांतिकारियों का। एचएसआरए ने भारत में पहली बार एक पूर्ण स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। उस अवधारणा का दबाव है कांग्रेस के ऊपर, जो 1929 के पहले डिमांड कर रही थी डोमिनियन की, अब वह बात कर रही है पूर्ण स्वराज की। लेकिन इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि वह भी अब पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में 26 जनवरी का दिन हमारे लिए आत्मसम्मान का दिन है। इस वजह से जब संविधान 26 नवंबर को बन गया, फिर भी हमने 26 जनवरी 1950 तक इंतजार किया और भारत ने 26 जनवरी को अपना संविधान स्वीकार किया और भारत बन जाता है लोकतांत्रिक गणतंत्र, जो कि संप्रभुता के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ेगा। इसलिए 26 जनवरी, जिसे एक समय हम स्वतंत्रता दिवस कहते थे, वह दिन अब बन चुका था एक गणतंत्र या रिपब्लिक डे। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत के संप्रभु होने का प्रतीक। भारत पर अब कोई देश अधिकार नहीं करता, भारत के निर्णयों को कोई देश नियंत्रित नहीं करता। इस देश ने 800 सालों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर एक नए सूर्य की ओर देखना शुरू किया, जो विश्व को नई राह दिखाएगा। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।